तो पिछली वीडियो में हमने टूल्स के बारे में क्लियर समझ लिया कि टूल्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। देखिए अभी हमारा कोई स्पेशल एसी या फ्रिज का कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है, ये हम बेसिक से समझ रहे हैं। चाहे वो एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे वाटर कूलर, चाहे फ्रिज, डीप फ्रीजर, चाहे कोई भी मशीन हो जो ठंडा करती है, उन सबका सिस्टम सेम होता है, एक जैसा होता है। तो लगभग 3 या 4 या 5 वीडियो में आपको बेसिक चीजें मिलेंगी। जैसे पहले में आपको टूल्स मिला था थ्योरी, दूसरे में थ्योरी का प्रैक्टिकल मिल गया, ये तीसरी वीडियो। तो पहले और दूसरे का मतलब वो बेसिक है, वो एसी में भी काम में आ जाएगा और फ्रिज में भी काम में आएगा, वही टूल्स हैं। और उसके अलावा तीसरे पॉइंट में ये जो पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं, ये भी एसी और फ्रिज या वाटर कूलर, डीप फ्रीजर सब में मैच करने वाले हैं। ये किसी स्पेशल का नहीं है, लेकिन ये सिस्टम समझने की बात है, शुरुआत करने की बात है कि किस प्रकार से हमारे सिस्टम काम करते हैं, किस प्रकार से ठंडा करते हैं, कौन कौन सा पार्ट होता है, कहां पे कौन लगाना चाहिए। देखिए जैसे हेडिंग में हमने यहां पे क्या लिखा है, एसी फ्रिज के सिस्टम, मतलब कौन कौन से सिस्टम होते हैं एसी फ्रिज में, जिन सिस्टमों पे वो काम करती है। यहां पे लिखा है मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इन दोनों सिस्टमों को हम विस्तार में समझेंगे। मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत जो भाग आते हैं, जैसे कंप्रेसर, तो कंप्रेसर हमको लगाते समय क्या क्या ध्यान देना होता है, कंप्रेसर का कार्य क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका प्रयोग कहां किया जाता है, साइज के अनुसार हो, चाहे प्रयोग के अनुसार हो, चाहे चलाने की विधि के अनुसार हो, इनका डिटेल समझेंगे। उसके बाद एक कंडेंसर, कंडेंसर क्या होता है, क्या कार्य है, प्रकार है, प्रयोग है, इसका कौन सा कार्य होता है, कहां पे कितने प्रकार का होता है और इसका प्रयोग क्या होता है। उसी तरह से ये लोड, या देखिए तीसरे पॉइंट में हमारा फिल्टर है, और फिल्टर का फिर कार्य है, प्रकार है, प्रयोग, यानी कि फिल्टर क्या कार्य क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसका प्रयोग क्या होता है। उसके बाद है कैपिलरी ट्यूब, तो इसमें भी वही है, कार्य, साइज और प्रयोग, यानी कि इसका कार्य क्या है, किस साइज की लगानी चाहिए और इसका प्रयोग कहां कहां पे कौन सी करते हैं। उसके बाद 5वें टॉपिक में यहां पे हमारा है एवापरेटर, तो एवापरेटर का कार्य है, प्रकार है और प्रयोग है। इन सब के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सीरियल से। देखिए सबसे पहले पॉइंटों की बात करें तो सबसे पहला हमारा इसमें पॉइंट क्या है, देखिए एसी फ्रिज के सिस्टम, मतलब एसी और फ्रिज में कौन कौन से सिस्टम होते हैं, किन सिस्टमों पे हमारी एसी फ्रिज काम करती है। तो देखिए एसी फ्रिज हमारी 2 सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, जिसमें एक होता है मैकेनिकल सिस्टम और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, अब समझिए एसी या फ्रिज यानी कि जो ठंडा करने वाली मशीन है, वो 2 सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। एक तो होता है मैकेनिकल सिस्टम और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। नाम से समझ में आता होगा ना, मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम का मतलब एसी के या फ्रिज के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। यानी एसी फ्रिज में जो पाइपें होती हैं, मतलब एसी फ्रिज के ऐसे पार्ट जिसको लाइट से मतलब नहीं है, यानी पावर से मतलब नहीं, यानी लाइट रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें मतलब किस बात से, उसमें गैस का संचार होता है। मतलब वो गैस का संचार होता है, मतलब वो पाइपें होती हैं, उसमें गैस घूमती है। जानते हैं एसी फ्रिज में गैस भरी जाती है ना, तभी तो वो ठंडा करती, बिना गैस के नहीं ठंडा करती। उसमें एक गैस भरी जाती है और वो गैस उसकी पाइपों में घूमती है और पाइपों में गैस के घूमने के कारण वो ठंडा करती है। अब देखिए यहां पे जो है मैकेनिकल सिस्टम ना, तो मैकेनिकल सिस्टम उसे कहते हैं एसी फ्रिज के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एसी फ्रिज के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, जिसमें वायरिंग किया जाता है, जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता पड़ती है, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। समझ गए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंट है। मैकेनिकल सिस्टम का मतलब जिसमें गैस का संचार होता है, जिसमें गैस प्रवाहित होती है, जिसमें गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। जैसे गांव वाला ट्यूबवेल समझिए, दमकल वाला ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के बाद जब हम पाइप बांध देते हैं ना, पाइप, अब उस पाइप से पानी हम जहां मर्जी लेके चले जाते हैं ना, तो वो जो पाइप है वो क्या है, उसी की तरह इसमें पाइप है, गैस का संचार जिसमें होती है। एसी फ्रिज में ढेर सारी पाइपें लगी होती हैं, उन पाइपों में गैस घूमती है, तो जिन जिन पाइपों में गैस घूमती है हम उसको कहते हैं मैकेनिकल सिस्टम है। समझ गए ना, यानी जहां गैस घूमे वो मैकेनिकल सिस्टम है। और जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दे, जिसमें पावर दें, जिसमें लाइट दें, जिसको चलने के लिए न्यूट्रल फेस 220 वोल्ट की आवश्यकता पड़े, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। मतलब जहां पे न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़े वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जैसे उसके अंदर कोई मोटर हो, कोई पंखा हो, कोई इलेक्ट्रिक पीसीबी हो, या कोई रिले हो, ओएलपी हो, ऐसे बेसिक से चीज, मतलब जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस यानी पावर की आवश्यकता पड़ती है, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। नाम से समझ में वैसे आ जाता है ना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं, और जिसमें गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। क्लियर है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये दोनों अलग भाग है। देखिए जब हम एसी फ्रिज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना,
दोनों भागों को अलग अलग पढ़ते हैं, मैकेनिकल को अलग पढ़ लेते हैं। इससे हमें क्या पता चल जाता है, अच्छा गैस ऐसे ऐसे घूमती है, इसका मतलब ऐसे ठंडा करता है, ये हमें क्लियर हो जाता है। लेकिन गैस घूमती क्या, उसमें जो लाइट है, उसमें जो बल्ब है, उसमें जो फैन है, उन सबका वायरिंग कैसे करेंगे, कैसे उसको चेक कर सकते हैं खराब है कि सही है, वो सब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। पहले हम मैकेनिकल पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं, बाद में दोनों को जब जोड़ देते हैं तो कंप्लीट बन जाता है हमारा फ्रिज या एसी। इस प्रकार से अगर हम स्टेप बाय स्टेप, सीरियल की बात है तो हम ऐसे उसका प्रयोग करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। तो हमारा देखिए पहला पॉइंट हमारा फ्रिज के सिस्टम, एसी या फ्रिज के, तो दो सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है, जिसमें गैस का संचार होता है, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत देखिए ये भाग है, मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है, यानी ऐसे कितने पार्ट है जो मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, मतलब जिसमें गैस का संचार होता है। तो अभी यहां पर हम मैकेनिकल सिस्टम को क्लियर समझेंगे। 5 मैकेनिकल भागों के बारे में हमने लिखा है, ये पांचों अगर आप समझेंगे तो आपको कम से कम ये समझ में आएगा। देखिए पांचों में क्या है ना, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, इवापोरेटर, ये 5 ऐसे भाग हैं जो सब में लगेंगे, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, हर वो मशीन जो ठंडा करती है उसमें ये पांचों भाग जरूर लगेंगे। तो यहां पे हम इन पांचों भागों को समझते हैं। सबसे पहला भाग इसमें हमारा है कंप्रेसर। सबसे पहला भाग क्या हमारा, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है जानते हैं, कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर होता है। कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर होता है और इसका कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। देखिए यहां पे हमने जैसे इसमें से 3 पाइप बना देते हैं, ये बना दिया हमने और ये बना दिया, ये एक मोटर है। देखिए ये पूरी तरह से पैक होता है, खोलता नहीं है, ये इसको हम ओपन नहीं कर सकते, खोल के इसके मोटर को रिपेयर नहीं करते। अगर ये खराब होता है तो हम सीधा सीधा इसको बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी देखिए कंप्रेसर एक ऐसा भाग है ना, ये कार्य क्या करता है वो समझिए। कार्य को जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसके अंदर मोटर होता है, जब वो मोटर चलता है इसमें पंपिंग करता है, जब वो पंपिंग करता है तो इसमें गैस एक तरफ से खींचता है दूसरी तरफ फेंकता है। कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, मतलब गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इसमें 3 पाइपें होती हैं जिसमें एक का नाम होता है सक्शन लाइन। क्या नाम होता है, सक्शन लाइन। और दूसरी पाइप का नाम होता है, यहां पे एक होती है इसमें चार्जिंग लाइन। क्या होती है, चार्जिंग लाइन। और तीसरी पाइप इसमें होती है डिस्चार्ज लाइन। क्या होती है, डिस्चार्ज लाइन। यानी 3 लाइनें होती हैं, सक्शन, डिस्चार्ज और चार्जिंग। अब समझिए ये जो सक्शन लाइन है ना, जब हम इस मोटर को चालू करते हैं यहां से हवा को ये खींचता है। क्या करता है, खींचता है, अपनी तरफ ये खींचता है। और डिस्चार्ज लाइन से हवा को क्या करता है, बाहर फेंकता है। बस इसका यही काम है कि गैस को एक साइड से खींचे या दूसरी साइड से फेंक दे। जैसे गांव में दमकल वाला ट्यूबवेल नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं, कहीं पोखरा ओखरा, नदी किनारा, नहर जवन मिले वहां ले जाके क्या करते हैं, उसकी एक पाइप को पानी में डाल देते हैं और दूसरी की पाइप मोटर को चालू कर देते हैं। पानी उधर से खींचता है उधर फेंकता है, उधर से खींचता है उधर फेंकता है, उधर से खींचता है उधर फेंकता है। मतलब क्या हुआ, वो पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ फेंक रहा है ना, उसी तरह से ये गैस को एक तरफ से खींचकर और दूसरी तरफ फेंकता है। बस यही दोनों में डिफरेंट है। ये भी एक मोटर है, वो भी एक इंजन होता है ना, ये गैस को एक साइड से खींचेगा और दूसरी साइड से बाहर निकाल देगा, यही काम है। आगे हम पाइप जोड़ के अगले पार्टों में ले जाते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन बस बात इस मोटर की है कि मोटर करता क्या है। तो कंप्रेसर एक मोटर होता है, इसका कार्य गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। ये गैस को सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से बाहर कर देता है। उसके बाद देखिए कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ये कितने प्रकार के होते हैं, अगला पॉइंट हमारा आता है कि ये कंप्रेसर कितने प्रकार का होता है। तो कंप्रेसर देखिए हमारे साइज के अनुसार अलग प्रकार के, साइज का मतलब ये जो छोटा है या बड़ा है, अब समझ सकते हैं। साइज के अनुसार हमारा मुख्य रूप से 2 प्रकार का हम यूज करते हैं। एक तो होता है सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर, एक तो होता है बहु सिलेंडर कंप्रेसर, यानी कि 2 सिलेंडर उसमें होते हैं, 2 या 2 से अधिक भी होते हैं। एक सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर और एक बहु सिलेंडर कंप्रेसर। देखिए सिलेंडर क्या होता है ना, ट्रैक्टरों में नहीं बोलता है 2 सिलेंडर का ट्रैक्टर है ना। सिलेंडर से मतलब ये होता है इसके अंदर जो पंपिंग करता है, इसके अंदर जानते हैं क्या, वाटसल लगा होता है। ऐसे जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं, ऐसे पंपिंग जब करता है तो हवा फेंकता है ना, वो काम इसमें भी होता है। तो जो ये पंपिंग करने वाला पार्ट है वो इसमें एक लगा हुआ है, वो इसमें सिंगल सिलेंडर में एक लगा होता है। अब बहु सिलेंडर में 2 या 2 से अधिक लगे होते हैं। अब समझिए कि जब 2 या 2 से अधिक लगेंगे, भाई इतना बड़ा में जब एक सिस्टम पिस्टन सिलेंडर लग जा रहा है तो अगर 2 ठे लगाना होगा तो इतना बड़ा होना चाहिए ना, उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए ना। तो ये साइज के अनुसार की मतलब ये हुआ, कुछ कंप्रेसर बड़ा होते हैं और कुछ छोटा होते हैं, काम सबका सेम रहेगा। कुछ इंजन जैसे ना 1 हाथ पावर का ले लेते हैं, कुछ 10 HP का ले लेते हैं। मतलब क्या हुआ, वो जो बड़का वाला उसमें क्या डिफरेंट है कि वो थोड़ा बड़ा है, ज्यादा गैस के संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। जो बड़का इंजन लगा देंगे तो ज्यादा पानी फेंकेगा, टुल्लू पंप लगाएंगे थोड़ा फेंकेगा। दोनों में डिफरेंट समझ रहे हैं ना। तो मतलब ये साइज के अनुसार का मतलब ये कि ये है
कि सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर, मतलब उसमें एक सिलेंडर लगा रहेगा जो गैस को खींचेगा और फेंकेगा, मतलब कम, यानी घरेलू उपकरणों में, जैसे जो फ्रीज व्रीज होती है ना, फ्रीज है, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, ये छोटे सिस्टम है, तो इन छोटे सिस्टमों में सिंगल सिलेंडर वाला प्रयोग कर लेते हैं। मतलब समझ गए, जिसमें एक ही पिस्टन, एक ही सिलेंडर लगा होता है, उतने से वो काम कर लेता है, जितना हवा फेंकने की जरूरत है उतना उससे मिल जाती है। लेकिन जो बड़ा होता है, अब प्लांट एसी हो गया, पैकेज एसी हो गया, चिलर एसी हो गया, चिलर उलर एसी का मतलब समझे, जो ये बर्फ की फैक्ट्री में लगा होता है, यानी जहां का ठंडा करने का स्थान बहुत बड़ा होता है वहां पे, तो उनका क्या होता है, उनके अंदर बहु सिलेंडर कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। मतलब भाई एक थे अकेले पिंग 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 करेगा ना, तो ज्यादा गैस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा पंपिंग करवानी है, 2 3 4 थे ऐसे काम जगह जगह करते रहेंगे, सब मिल करके जब प्रेशर को खींचेंगे और फेंकेंगे ना, तो ज्यादा गैस का संचार होगा, ज्यादा गैस को खींचेंगे और ज्यादा गैस को फेंकेंगे, समझ गए ना। मतलब गैस का संचार करने के लिए ये हमारा कंप्रेसर मोटर है, और ये साइज के अनुसार 2 प्रकार का है, एक है सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर और दूसरा बहु सिलेंडर कंप्रेसर, या एक सिलेंडर होगा उसमें या 2 सिलेंडर, 2 या 2 से अधिक होगा। एक सिलेंडर छोटे साइज में प्रयोग किया जाता है, 2 वाला बड़े साइज में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दूसरा हमारा प्रयोग के अनुसार है, तो प्रयोग के अनुसार भी हमारा कंप्रेसर मोटर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। चलिए हम कंप्रेसर को यहां मिटा देते हैं, तीनों प्रकार को लिखते हैं। प्रयोग के अनुसार कंप्रेसर हमारा 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला एक हमारा होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, अभी पहली बार सुन रहे हैं, आगे समझ में आ जाएगा जब हम इसका यूज बार बार करेंगे। तो ये हमारा अगला है पहला नंबर पे है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये कंप्रेसर के प्रकार की बात है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारा है, यहाँ पे देखिए रोटरी कंप्रेसर, एक है हमारा रोटरी कंप्रेसर, हम तीनों को अभी आपको दिखाते हैं, कंप्रेसर। और तीसरे नंबर पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये कंप्रेसर हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कंप्रेसर यहाँ पे हो गया, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पहले नंबर पे है। ये जो फ्रिज में कंप्रेसर लगता है ना, जो छोटा वाला कंप्रेसर लगता है ना, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जो छोटा वाला कंप्रेसर है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। और देखिए जो ये रोटरी कंप्रेसर है दूसरे नंबर पे, ये कंप्रेसर हमारा एसी में प्रयोग किया जाता है। पहला रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बनावट हमारी जो फ्रिज वाली कंप्रेसर है, देखिए ऐसी होती है, इसमें से 3 लाइनें निकली होती हैं। नॉर्मल छोटा सा कंप्रेसर होता है, एक सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, चार्जिंग लाइन, गैस को एक साइड से खींचेगा, दूसरी साइड से फेंकेगा। अब ये जो रोटरी कंप्रेसर है, इसकी बनावट थोड़ी सी अलग होती है, इसका प्रयोग एसी में किया जाता है। देखिए ऐसे इसकी बनावट ऐसे पतला और लंबा होता है, और यहाँ पे इसमें एक साइड में यहाँ सक्शन पंप लगा होता है। सक्शन पंप, इसको हम एक्यूमुलेटर के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से होता है ये दूसरा कंप्रेसर। देखिए ये हमारा रोटरी कंप्रेसर है, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर में क्या डिफरेंट है, इसमें 3 लाइनें हैं रेसिप्रोकेटिंग में, और रोटरी वाले में 2 लाइन है। देखिए ये 3 लाइन 2 लाइन, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा कंफ्यूजन भरा लग रहा है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं ये नहीं आएगा तो हम आगे नहीं समझ पाएंगे। हम अभी यहाँ जो समझ रहे हैं वो स्पेशल कोई एसी या फ्रिज नहीं है, हम बेसिक समझ रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए कंप्रेसर 2 है यहाँ पे हमने अभी बनाया। एक छोटा कंप्रेसर है जो फ्रिज में लगता है, मतलब छोटी मशीनों में लगता है। ये थोड़ा सा उससे बड़ा कंप्रेसर है, बनावट भी अलग है, तो इसका नाम हो गया रोटरी कंप्रेसर। ये एसी में प्रयोग किया जाता है, समझ रहे ना, ये फ्रिज में नहीं लगता रोटरी वाला, एसी में प्रयोग किया जाता है। जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है ना, ये बड़े बड़े प्लांटों में प्रयोग किया जाता है, जो चिलर एसी, पैकेज एसी, विंडो एसी भी बहुत बड़ी होती है, तो उसमें प्रयोग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। मतलब ये बड़े सिस्टमों में प्रयोग होने वाला है। तो कंप्रेसर इस प्रकार से हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये 3 प्रकार के हमारे मुख्य रूप से कंप्रेसर होते हैं। अच्छा, कंप्रेसर के बाद यहां प्रकार के बाद हम बात करें इसका प्रयोग क्या। देखिए अच्छा, प्रयोग ये साइज के प्रयोग के अनुसार ये 3 प्रकार के हैं। उसके बाद चलाने की विधि के अनुसार कंप्रेसर कैसा कैसा होता है, इसको हम किस प्रकार से चला सकते हैं। देखिए कंप्रेसर पहला साइज क्या था, साइज के अनुसार, मतलब उसमें 1 पिस्टन होगा या 2 पिस्टन होगा। 1 है तो हम बोलेंगे सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर है, 2 होगा तो बोलेंगे बहु सिलेंडर कंप्रेसर है। दूसरा हमारा है प्रयोग के अनुसार, तो 3 प्रकार के हैं। एक तो हमारा है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, मतलब जो फ्रिज में लगता है। दूसरा हमारा हो गया रोटरी कंप्रेसर, जो हमारा एसी में लगता है। तीसरा हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, जो हमारे बड़े प्लांटों में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसके बाद है चलाने की विधि के अनुसार। जो कंप्रेसर होता है ना यार, चलाने की विधि के अनुसार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार है। कौन कौन सा, एक तो होता है डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर, मतलब भाई देख रहे हैं मोटर इसी में लगा है, कंप्रेसर इसी में लगा है, पिस्टन सिलेंडर इसी में लगा है, मोटर चल रहा है तो पिस्टन भी चल रहा है, एक कवर के अंदर ये सब लगा हुआ है। लेकिन जो चलाने की विधि के अनुसार है 2 प्रकार की।
एक होता है डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर और एक होता है बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर। मतलब एक कंप्रेसर मोटर ऐसा होता है ना कि जो मोटर और पिस्टन एक ही पे लगा होता है, वो चलता है तो उसको भी चला लेता है। लेकिन एक होता है कि वो हमारा होता है बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर, मतलब वो पट्टे से चलता है। अब देखिए लाइन वाला जो ट्यूबवेल होता है गांव में, हमारे गांव में जो ट्यूबवेल होता है, खेतों में पानी भरते हैं तो क्या होता है, एक तो ट्यूबवेल होता है जो डायरेक्ट बोरिंग के पास लगा देते हैं, उससे क्या होता है वहीं से चलेगा और सीधा पानी निकालता है, समझिए वो डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर है। और एक होता है का इंजन में उसका मोटर अलग रखा रहेगा, बैरिंग और ये बोरिंग अलग रहेगी, उस पर पुल्ली रहेगी, पट्टा लगाएंगे तब जाके वो चलेगा। वो क्या हुआ, वो बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर हुआ। दोनों में डिफरेंस समझ में आना, एक तो डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर होता है और एक बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर होता है। डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर का मतलब हम इस छोटे सिस्टमों में यही प्रयोग करते हैं, फ्रिज में, एसी में, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर में, सब में हमारा ये डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर लगता है। अब बेल्ट ड्राइव कहां लगता है, गाड़ियों में। कार एसी का नाम सुने ना, जो हमारी गाड़ियों में प्रयोग होने वाली एसी है वो बेल्ट पे चलती है, पट्टे पे चलती है, जानते हैं। उसका जो कंप्रेसर मोटर होता है ना, वो उसमें कोई पावर ओवर की जरूरत नहीं होती है। मतलब वो क्या होता है, गाड़ी चलती है तो इंजन घूमता है, इंजन घूमता है तो पट्टे से उसका कंप्रेसर मोटर को चला दिया जाता है, तो बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर हो गया। यानी इंजन चलेगा तो कंप्रेसर चलेगा, कंप्रेसर चलेगा। इसीलिए गाड़ी क्या कहते हैं लोग, स्टार्ट रहेगी तभी ठंडा करेगी। इसका क्या मतलब हुआ, इंजन से उसका संपर्क है। ऐसा नहीं कि नहीं स्टार्ट रहेगी तो ज्यादा वोल्टेज देगी तब वो चलेगा, नहीं, वो उसी के इंजन पे पट्टा उसका चढ़ा होता है, इसलिए वो तब उस समय ठंडा करती है। दूसरी बात, लोग ये भी कहते हैं कि गाड़ी एवरेज कम देती है जब चलती है, तो एसी उसमें एवरेज कम क्यों देती है। अब मान लीजिए कि आप बाइक पे जा रहे हैं, अकेले जाएंगे, देखेंगे एवरेज में अलग प्रभाव रहेगा, और अभी उसी बाइक पे 4 लोग बैठ करके जाइए, फिर देखिए कितना एवरेज देती है। मतलब वो लोड की बात हो गई कि अगर उसका इंजन फ्री चल रहा था तब तो ठीक है, हाँ जितना तेल उसको लेना था उस हिसाब से वो ले रहा था। अब अगर उसमें एक और मोटर बढ़ा दी है कि अच्छा इंजनवा के साथ साथ आपको यो चलाना है, लोड बढ़ेगा ना, लोड बढ़ेगा तो क्या करेगा, तेल ज्यादा लेगा, जाहिर सी बात है ना। लोड बढ़ेगा तो पेट्रोल या डीजल हमारा ज्यादा खर्च होगा, इसीलिए लोग कहते हैं कि एवरेज कम दे रही है गाड़ी। क्यों एवरेज कम दे रही है, क्योंकि उसके इंजन पे लोड बढ़ा दिया गया। गाड़ी में एक लोग बैठ के घूमिए, 20 भर लीजिए, फिर देखिए एवरेज में डिफरेंट आएगा ना। इंजन पे लोड बढ़ेगा ना, तो लोड अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात एवरेज कम देगी। तो ये बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर और डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर। बेल्ट ड्राइव का मतलब हो गया पट्टे के द्वारा, और डायरेक्ट का मतलब हो गया सीधा सीधा उसको चलाना है। अच्छा, अगला दूसरे नंबर पे हमारा ये पार्ट है कंप्रेसर। कंप्रेसर देखिए हमारा यहाँ पे हो गया ना, कंप्रेसर यहाँ पे हो गया हमारा। कंप्रेसर कार्य, प्रकार और प्रयोग भी हो गया। एसी फ्रिज में कौन कौन सा लगता है हमने बता दिया। उसके बाद अगला पार्ट हमारा कंडेंसर। देखिए कुल मिला के कंप्रेसर में बस इतना समझिए, कंप्रेसर एक मोटर है, इसका कार्य गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। बस इतना बेसिक से समझ लीजिए कि कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है और इसका कार्य गैस को एक साइड से खींचना और दूसरी साइड से फेंकना होता है। बस इतना इसका काम है, ये बेसिक सी बात है, ठीक है। अच्छा, कंप्रेसर के बाद अगला पार्ट इसमें हमारा है कंडेंसर। ये कंडेंसर क्या होता है, देखिए कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर एक महत्वपूर्ण पार्ट है और ये 5 मैकेनिकल भागों में से एक है। एक चीज और बता दी, जो कंप्रेसर अभी हमने बताया ना, कंप्रेसर के अंदर हमने ये भी बताया कि मोटर भी होता है, और मोटर होता है तो उसमें पावर दिया जाएगा न्यूट्रल फेस, और न्यूट्रल फेस पावर भी दिया जाता है, और उसमें गैस भी घूमती है, एक साइड से खींचता है और दूसरी साइड से फेंकता है। इसका क्या मतलब हुआ, उसमें गैस का संचार भी होता है। और गैस का संचार होता है का मतलब ये हो गया, कंप्रेसर एक ऐसा पार्ट है जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों है। मतलब उसमें गैस का संचार भी होता है और उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई भी दिया जाता है। सिर्फ कंप्रेसर एक ऐसा भाग है जिसमें गैस का संचार भी होता है और उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई भी दिया जाता है, इसलिए वो मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम दोनों है। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर। अच्छा, दूसरा पार्ट हमारा कंडेंसर। यार कंडेंसर क्या होता है, नाम नहीं, अभी पंखा में लगने वाला कंडेंसर नहीं। अभी लोग कंडेंसर अधिकतम सोचते हैं ना, पंखा में जो लगता है कंडेंसर, उसे हम कंडेंसर बोलते नहीं, वो तो कैपेसिटर होता है। कंडेंसर क्या होता है, फ्रिज होती है ना, फ्रिज के पीछे एक लोहे की जाली बने लगे हुए देखें ना, कुछ लोग उसको सोचते हैं कि ये सोदार जाली अच्छी लगने के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि ये सपोर्ट के लिए लगी होती है। नहीं, वो एक पार्ट होता है, उसके बिना हमारी एसी या फ्रिज ठंडा ही नहीं कर सकती। तो कंडेंसर का कार्य क्या होता है, ये गैस को घुमाती है, सिर्फ पाइपें होती है इसमें। ये मतलब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए इसकी बनावट कुछ ऐसी, यहाँ से हमने पाइप, ये पाइप है और यही पाइप देखिए आगे तक जाएगी, इधर गई, फिर ये पाइप इधर घूम करके यहाँ से जा रही है, फिर यही पाइप ऐसे घूम करके जा रही है, फिर यही पाइप ऐसे घूम के जा रही है। देखिए इसमें गैस का संचार होता है, मतलब इसमें गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है। तो ये हमारा एक कंडेंसर। कंडेंसर का कार्य क्या होता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, मतलब इसमें गैस का संचार होता है। गैस इसमें यहां से इन करती है, अंदर जाती है, अब पाइपों में घूम के निकल जाती है। मतलब समझ रहे, आपको क्या लगता है खाली घूमने आई थी गैस? नहीं, घूमने नहीं आई थी, ये काम करता है, इतना उसको घुमा देता है ना। जो कंप्रेसर है ना,
जब इसके अंदर पिस्टन ऐसे पंपिंग करता है ना गैस को, तो पंपिंग करता है तो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जब वही गैस निकल के, गर्म गैस डिस्चार्ज लाइन से निकल के इसमें जाती है ना, ये क्या करता है, उसको इतना घुमा देता है ना, इसको घुमा घुमा के इतना घुमाता है कि वो ठंडा कर देता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तो गैस को ठंडा करेंगे तो वेपर से द्रव में बदल जाएगा, मतलब भाप को पानी बना दिया जाएगा। जैसे अगर आप पानी को गर्म करते हैं, चूल्हे पे पानी को गर्म किया जाए तो क्या बनेगा, भाप बनेगा। और अगर उस भाप को ठंडा किया जाए तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। कंफर्म है ना, भाप को अगर ठंडा किया जाए तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। और गर्म करेंगे पानी को तो भाप बनेगा। तो जो गर्म पानी यहां से निकलता है वो कंडेंसर में जाता है, तो कंडेंसर उसको घुमा देता है, पूरा आराम करवा देता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो उसको क्या करता है, वो वेपर से द्रव में बदल जाता है, उसको थोड़ा आराम मिलता है ना, वेपर से द्रव में, मतलब वो भाप के रूप में होता है तो पानी बन जाता है। अब यहां से जब निकलता है तो पानी निकलता है। आप समझ गए ना, यहां से तो गया गैस, यहां से निकला पानी। क्यों निकला, क्योंकि ये इतना घुमा देता है उसको ना कि वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बना देता है। तो कंडेंसर का कार्य क्या होता है, गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, मतलब भाप को पानी बनाना। हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए यहां पे हमारे कंडेंसर में और क्या है, कार्य हो गया हमारा। अब इसके प्रकार की बात करें, ये कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, और इसका देखिए प्रयोग क्या हुआ, कितने प्रकार का होता है। तो प्रकारों की बात करें तो कंडेंसर को लगाते समय हम कुछ बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। मतलब सबसे पहले जैसे हमें लगाना चाहिए कि इस पर कितना लोड देना। जैसे कहीं कंडेंसर लगा रहे हैं, पहले तो लगाना चाहिए प्रयोग के अनुसार। प्रयोग के अनुसार का मतलब क्या, हम जहां पे कंडेंसर, इस कंडेंसर का प्रयोग करने जा रहे हैं, फ्रिज का जो कंडेंसर है, लोहे की जो जाली है, और वैसे हर कूलिंग सिस्टम में कंडेंसर होता है, तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जहां पे हम ये कंडेंसर लगाने जा रहे हैं, कहां वो कंडेंसर में कितना प्रयोग होगा। क्या वो 24 घंटे लगातार चलाया जाएगा, क्या वो 2-4 घंटे चला के बंद कर दिया जाएगा। यानी उसको प्रयोग के अनुसार भी हम ऐसे समझ सकते हैं। प्रयोग के अनुसार कंडेंसर हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के अनुसार कंडेंसर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो देखिए ये भी है, इसको हम बोलते हैं वायर मेश कंडेंसर, जो फ्रिज में लगा होता है ना, जो लोहे की जाली लगी होती है ना फ्रिज के पीछे, वो होता है हमारा वायर मेश कंडेंसर, यानी वायरों से मिलकर बना हुआ कंडेंसर, वायर मेश कंडेंसर। देख रहे हैं ना, ये पाइप है, इसमें ऐसे तिल्लियां हैं, मतलब ये वायर मेश कंडेंसर हो गया। एक होता है हमारा फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर, एसी उसी में देखते हैं ना, ऐसे फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर लगता है। एक पाइप इधर से निकल जाएगी, एक पाइप इधर से निकल जाएगी, बीचों में ऐसे ऐसे जाली की टाइप एकदम रहेगी, और पाइप इसी में घूमी रहेगी अंदर। ये जो हमारा होता है ये फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है। मतलब फिन्स और ट्यूब से, ट्यूब का मतलब होता है इसमें ये पाइपें, ये जो पाइपें में गैस का घूम रहा है ना, ये ट्यूब, हमने आपको पहले टूल्स में भी बताया था ना, ट्यूब का मतलब होता है पाइप, ट्यूब कटर, मतलब पाइप को काटने वाला कटर। तो यहां पे ये ट्यूब, फिन्स और ट्यूब से मिलकर बना हुआ कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है। फिन्स और ट्यूब से मिलकर बना हुआ कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है। क्लियर है, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है। तीसरा हमारा एक कंडेंसर होता है ना, प्लेट टाइप कंडेंसर होता है। प्लेट मतलब लोहे की एक प्लेट होगी, और उस जैसे देख रहा है तिल्लियां लगाई गई है ना, वहां का होगा प्लेट रहेगा, चद्दर रहेगा, टीना ऐसा फैला दिया जाए ना तो ये प्लेट हो गया। अब प्लेटवा में पाइप चिपका दिया जाए टीना वाले में, तो क्या होगा, वो पाइप हो जाएगी, उसमें गैस का संचार होने लगेगा। मतलब समझ गए, गैस का संचार वो टीनवा में नहीं हो रहा है, जो पाइपियां चिपकाई गई उसमें हो रहा है। ये तिल्ली लगी है तो तिल्लिया के बदले में प्लेट लगी होगी, तो वो प्लेट टाइप कंडेंसर कहलाता है। देखिए ये किसमें प्रयोग होता है, ये जो वायर मेश कंडेंसर फ्रिज में लगता है, ये जो फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर ये एसी में लगता है, और प्लेट टाइप कंडेंसर वाटर कूलर डी फ्रीजर में लगता है। प्लेट टाइप कंडेंसर वाटर कूलर और डी फ्रीजर में लगता है। अब देखिए कंडेंसर में अगर कोई भी अभी यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट रहेगा तो अभी नेक्स्ट वीडियो जब हम एक एक स्पेशल पार्ट पढ़ेंगे ना, उसमें पूरा 100% समझ में आएगा। स्पेशल पार्ट का मतलब जैसे फ्रिज को हम स्टार्ट करेंगे तो फ्रिज में कौन सा कंडेंसर लगता है, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे ना। अभी हम यहाँ पे सब पढ़ रहे हैं को कितने प्रकार के होते हैं और कार्य क्या होता है। देखिए अच्छा, कंडेंसर का कार्य हो गया और कितने प्रकार के होते हैं, हमने ये अभी प्रयोग के अनुसार समझ लिया। अब दूसरा इसमें क्या ध्यान देना चाहिए, लोड एवं क्षमता। इसमें हमें कितना लोड देना है, कितने स्थान को आप, कितने बड़े स्थान को इस कंडेंसर से आप ठंडा करवाने जा रहे हैं, कितना एवापोरेटर लगाए, वो भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कंडेंसर अगर लगा रहे हैं तो इस पे कितना लोड दिया जाएगा, तो लोड के हिसाब से भी हमको देखना चाहिए। और कार्य करने का समय, समय की भी बात है कि हमें टाइम भी देखना है कि कंडेंसर को कहीं 24 घंटे चलाना है कि 2-4 घंटे चला के बंद कर देना है, उसका भी ध्यान देना चाहिए। उस हिसाब से हमें कंडेंसर का चयन करना चाहिए। कंडेंसर अगर नॉर्मल हम 3 प्रकारों में अगर बेसिक से बात करें तो कंडेंसर हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा एयर कूल्ड कंडेंसर, एक होता है एयर कूल्ड कंडेंसर, एयर कूल्ड कंडेंसर। दूसरा होता है हमारा वाटर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड। और तीसरा होता है हमारा एवापोरेटिव कंडेंसर, एवापोरेटिव कंडेंसर। देखिए
एयर कूल्ड कंडेंसर का मतलब क्या हुआ, एयर मतलब क्या होता है, हवा होता है ना, एयर कूल्ड कंडेंसर, वो कंडेंसर जो हवा से कार्य करता हो उसे हम एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए जो हमारे फ्रिज का कंडेंसर है, फ्रिज के पीछे लोहे की जाली लगी होती है ना, उस पर कोई पंखा उंखा नहीं लगता, नॉर्मली ठंडा कर देती है, लेकिन वातावरण की हवा से ही ठंडा करती है, तो उसको हम बोलते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर है। जो हमारी एसी होती है, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, ये सब भी हमारे एयर कूल्ड कंडेंसर है, हवा से काम करने वाला। दूसरा है जो कंडेंसर है वाटर कूल्ड कंडेंसर। मतलब समझिए कंडेंसर क्या कार्य क्या है, गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, मतलब भाप को पानी बनाना। अब समझिए जब ये छोटा सिस्टम होता है ना, छोटा सिस्टम मतलब हमारे पास अगर फ्रिज है तो जो फ्रिज को ठंडा करने का स्थान है वो छोटा है ना, जितना कवर है कवर के अंदर ही तो ठंडा करेगा, लेकिन जो एसी है उसका स्थान थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अच्छा, फ्रिज में कंडेंसर को ठंडा करने के लिए कोई पंखा उंखा नहीं लगाना पड़ता है, वातावरण के टेम्परेचर की हवा से वो अपना काम कर लेता है। अब एसी है तो एक रूम को ठंडा करना पड़ जाता है, और जब रूम को ठंडा करना पड़ जाता है मतलब ज्यादा गर्मी को खींचना है, मतलब ज्यादा गर्मी को खींचना है, तो कंडेंसर वो अपने आप नहीं ठंडा हो पाता है, वो वहां पंखा लगाना पड़ता है कि वो पंखा चलेगा तो कंडेंसर को ठंडा करेगा, और कंडेंसर ठंडा होगा तो अंदर की गर्मी को और खींच पाएगा। समझ गया ना, ये कंडेंसर को जब खींचेगा तो अंदर की गर्मी को खींच पाएगा। अब जब उससे भी बड़ा कोई सिस्टम जाता है, जहां चिलर उलर, जहां पे बर्फ को पानी बना देना है, जहां को टेम्परेचर पे माइनस में लेके जाना है, मतलब समझ गए, जहां पे बर्फ फैक्ट्री की सिल्ली उल्ली बनती है ना, वहां पे वाटर कूल्ड कंडेंसर लगता है। मतलब उसके कंडेंसर में जब गैस घूमती है ना, तो पंखा के भी बस की बात नहीं है कि वो उसको ठंडा कर सके। तो क्या होता है, अब वो ज्यादा गर्मी को खींचना है तो वहां पे वाटर कूल्ड कंडेंसर लगाया जाता है। उसका कंडेंसर ना इतना गर्म होता है, उसके कंडेंसरों पे पानी गिराना पड़ता है, समझ गए ना। जहां हवा काम ना करे वहां पानी गिरा करके ठंडा करवाना पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर। बर्फ की फैक्ट्री वैक्ट्री का तो देखे होंगे कि वहां पानी झरने की तरह गिरता रहता है, बाहर लगा देते। कंडेंसर छोटी साइज नहीं होता है, एक रूम के बराबर साइज उसकी होती है, इतना बड़ा होता है, उसके ऊपर पानी गिरता है, झरने की तरह पानी गिरता रहता है। तो वो पानी क्यों गिरता है, क्योंकि उसको ठंडा करना है, ठंडा करेंगे तभी तो गैस को वेपर से द्रव में बदल पाएगा। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर का मतलब वो कंडेंसर जो पानी से काम करता है, और एवापोरेटिव कंडेंसर का मतलब जो हवा और पानी दोनों से काम करता हो, उसे हम एवापोरेटिव कंडेंसर कहते हैं। यानी वह कंडेंसर जो हवा और पानी दोनों से काम कर सके उसे हम एवापोरेटिव कंडेंसर कहते हैं। तो कंडेंसर हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, एयर कूल्ड कंडेंसर जो हवा से काम करता है, वाटर कूल्ड कंडेंसर जो पानी से काम करता है, एवापोरेटिव कंडेंसर जो हवा और पानी दोनों से काम करता है। तो ये कंडेंसर के हमारे 3 प्रकार हो गए, ठीक है। अच्छा, कार्य करने के अलावा देखिए इस कंडेंसर में और क्या है, समय सब कुछ हो गया। अब देखिए तीसरे पॉइंट पे हमारा क्या है, फिल्टर नाम से समझ में आ रहा होगा ना यार, फिल्टर क्या करता है। फिल्टर का यूज तो बहुत सारे लोग करते हैं ना। फिल्टर का मतलब क्या होता है कि फिल्टर शुद्ध करना, फिल्टर वाला पानी पीते हैं मतलब शुद्ध पानी पीते हैं। फिल्टर का मतलब होता है छानना। तो ये क्या होता है, ये एसी फ्रिज में लगा हुआ एक उपकरण होता है, देखिए छोटा सा फिल्टर रहता है, देख रहे हैं इतना बड़ा ये फ्रिज का फिल्टर है। एसी का भी इससे थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है, या इतना बड़ा भी लगा देते हैं। और वाटर कूलर डिफ्रीजर वाला जो फिल्टर होता है थोड़ा सा और बड़ा होता है, ऐसे फिल्टर है। अब ये फिल्टर का काम क्या है, ये उसको छानता है, यानी कि जब गैस पाइपों में से निकल के जाती है ना, तो बीच में इसको लगा दिया जाता है। अच्छा, फिल्टर यहाँ लगा दिया गया। अभी फिल्टर वाला क्या करेगा, यहाँ से अब जब गैस निकल के जाएगी वो उसको छान के शुद्ध करके आगे भेजेगा। फिल्टर के अंदर सिलिकॉन की गोलियां होती हैं, नमी को अवशोषित करता है। वो नमी को अवशोषित, आप जानते हैं कभी टीवी उबी खरीद के ले आओगे, मतलब कोई भी चीज, तो उसके अंदर कभी कभी देखेंगे तो झिल्ली में छोटी सी पन्नी में छोटी गुड़िया सा टाइप, मतलब सरसों के बराबर डाल देते हैं सर। वो चीज क्यों होती, कभी उसको सोचा? उसका कार्य ये होता है ना, वो नमी को अवशोषित करने का काम करती है। जैसे मान लिया आपने माइक मंगवाया, कोई चीज मंगवाई, तो उसमें अब नमी आने की संभावना कि नमी से ये वस्तु खराब हो सकती है, ये इलेक्ट्रिक पार्ट हमारा खराब हो सकता है। तो क्या होगा उसमें, वही छोटी गोरियां डाल देते हैं। मतलब जिसको लोग गाँव में ना कुछ अलग मतलब से लेते हैं कि छोटी दाना क्यों है, उसको फोड़ते हैं, कुछ नहीं निकलता है, वो सिलिकॉन की गोलियां होती है, और वो नमी को अवशोषित करने के लिए उसमें भरी होती हैं। तो नमी को अवशोषित, फिल्टर के अंदर भी सिलिकॉन की गोलियां होती हैं पहली बात, उसमें बीचों में जाली लगी होती है। यार ये जो फिल्टर होता है ना, ये देखिए इस प्रकार से फिल्टर है। इसका पीछे का देखिए ये मुंह चौड़ा होता है, और जब ये आगे जाता है तो इसका आगे का व्यास थोड़ा पतला होता है। देखिए ये इस प्रकार से समझिए, ये आगे वाला पतला होता है, ये पीछे वाला मोटा होता है, क्योंकि एक साइड में मोटी पाइप है, दूसरी साइड में पतली पाइप होती है। पतली का मतलब अगला पार्ट जो हमारा कैपिलरी ट्यूब है वो यहाँ लगती है, और ये कंडेंसर इसमें लगता है। इसमें होता क्या है, बीच में ऐसे ही एक जाली बनी होती है, कुछ में तो बीच में होती है, कुछ में बीच में नहीं, किनारे होती है। एक जाली यहाँ रहेगी, एक जाली यहाँ पे रहेगी, मतलब इस साइड भी रहेगी, इस साइड भी रहेगी। दोनों जालियां के बीच में इसमें भरी होगी सिलिकॉन की गोलियां। मतलब जौन गैसवा यहां से जाएगी वो यहां से जाली से छनेगी, पहले कोई कचरा है तो यहां रुक जाएगी,
वातावरण की नमी रह गई तो ये उसको सोख लेगा और उसके बाद गैस यहां से निकल के जाएगी तो शुद्ध निकल के जाएगी, बिल्कुल शुद्ध निकल के जाएगी। मतलब समझ गए ना। तो यहां से ये जो हमारा है फिल्टर है और फिल्टर का कार्य क्या है, गैस को छानना, मतलब शुद्ध करना। जो गैस निकल के जाएगी उसको ये छानता है। और फिल्टर कोई महत्वपूर्ण पार्ट नहीं होता। किसी भी एसी फ्रिज में अगर फिल्टर ना लगाया जाए तो भी हमारे कूलिंग सिस्टम सारे काम करेंगे। और अब के समय में बहुत सारी एसियां आ रही हैं उसमें फिल्टर लगाता ही नहीं। फिल्टर क्यों लगाना है, शुद्ध करने के लिए। गाड़ी चलाएंगे बिना हेलमेट के चलाएंगे तो क्या नहीं चलेगी, स्टार्टर नहीं होगी, किक नहीं मार पाएंगे, होगा सब कुछ ना, लेकिन नुकसान क्या होगा कि उसमें हम क्या कर पाएंगे, उसमें सुरक्षा नहीं है, गिरेंगे तो सर्वर फूट के अलग हो जाएगा, यही होगा ना। उसी तरह से फिल्टर है, फिल्टर अगर एसी में नहीं भी लगाए ना तो भी हमारी एसी फ्रिज ठंडा करेगी, लेकिन होगा क्या, कचड़ा वचड़ा गया कहीं तो पाइपियम जाके जाम कर देगा। पाइप में अगर जाम हो गया तो गैस का बहाव रुक जाएगा, गैस का बहाव रुक गया तो एसी फ्रिज ठंडा नहीं करेगी। ये सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा फिल्टर हो गया। अच्छा, फिल्टर को हम यहां से देखिए, फिल्टर के कार्य हो गया हमारा गैस को छानकर शुद्ध करना। उसके बाद इसके प्रकारों की बात करें तो फिल्टर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। फिल्टर जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है और सबकी बनावट ऐसी है। अब देखिएगा चित्र में मत समझिएगा, कोई भी फिल्टर हो देखने में ऐसे ही लगेगा, फिल्टर का काम ये छानना ना, शुद्ध करना। तो अब ये इसके क्या है, फिल्टर में ये प्रकार कितने प्रकार के हैं। तो फिल्टर हमारा ड्रायर फिल्टर होता है, एक ड्रायर फिल्टर। ये जो ड्रायर फिल्टर होता है इसका प्रयोग हम फ्रिज में करते हैं, छोटे सिस्टमों में करते हैं, समझ गए। दूसरा हमारा होता है एक स्टेनर फिल्टर। क्या होता है, स्टेनर फिल्टर का प्रयोग हम एसी में करते हैं, स्टेनर फिल्टर का प्रयोग एसी में करते हैं। तीसरा होता है हमारा माइक्रो स्टेनर फिल्टर, देख रहे हैं ना, नाम बढ़ा दिया इसका, माइक्रो स्टेनर फिल्टर। ये जो माइक्रो स्टेनर होता है ना, क्या होता है हमारा स्टेनर, ये माइक्रो स्टेनर फिल्टर, इसका प्रयोग वाटर कूलर और फ्रीजर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर और डीप फ्रीजर में हमारा इसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रो स्टेनर फिल्टर का प्रयोग। मतलब समझ गए ना, ड्रायर फिल्टर फ्रिज में लगता है, एसी में लगने वाला फिल्टर स्टेनर फिल्टर होता है, और वाटर कूलर डीप फ्रीजर में लगने वाला फिल्टर माइक्रो स्टेनर फिल्टर होता है। ये हमारे 3 प्रकार के फिल्टर होते हैं, ये इसका प्रयोग होता है। कार्य सबका वही होता है, गैस को शुद्ध करना, मतलब छानना। तो फिल्टर हो गया हमारा। फिल्टर के बाद चौथे नंबर पे हमारा कैपिलरी ट्यूब, यानी कैपिलरी ट्यूब शब्द आया ना, ट्यूब का मतलब क्या हो गया, ये एक पाइप है। ट्यूब का मतलब क्या हो गया, यह एक प्रकार की पाइप है। और कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या होती है, एक पतली सी पाइप होती है, इतनी पतली पाइप होती है। इसका कार्य क्या होता है, ये गैस को कंट्रोल करके आगे भेजती है। एकदम पतली सी पाइप होती है, जितना हमारे पेन के अंदर जो हमारा कलम होती है उसके अंदर जो सिक्का नहीं लगा होता है, छोटा सा पतला सा, अब उतनी पतली इसकी कैपिलरी ट्यूब की साइज होती है। अब इतना पतली होती है कि गैस अगर तेजी से जा भी रही होती है ना, आगे जा करके क्या होता है, वहां रुक जाती है। अब रुकेगी ना, जब पाइप पतली है तो गैस तो रुकेगी ना, आगे कैसे जा पाएगी। तो क्या होता है, इसका कार्य क्या है, ये प्रेशर को कंट्रोल करती है, गैस के हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदल देती है। प्रेशर तेजी से आ रहा होता है उसको कंट्रोल करके आगे भेजती है। या फिर इसको हम ऐसे भी कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि ये रेफ्रिजरेंट की संख्याओं को कम करती है। मतलब जितना 20 लोग आ रहे थे, रास्ता आगे पतला बन गया है तो अब 2 लोग निकलेंगे ना, वैसे ही ये कैपिलरी ट्यूब बीच में पतली सी पाइप लगा दिया जाता है कि ज्यादा गैस आ रही है, अब रास्ते में पतली पाइप हो गई, अब थोड़ा थोड़ा निकलेगा ना, तो ये कैपिलरी ट्यूब होती है, बहुत पतली सी पाइप होती है। और इसका कार्य क्या होता है, गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। अच्छा, उसके बाद इसके प्रकारों की बात करें, देखिए कैपिलरी ट्यूब का कोई प्रकार नहीं है, कैपिलरी ट्यूब का साइज की बात होती है। साइज ये मोटी और पतली हो सकती है, कई प्रकार की नहीं होती। पाइप तो पाइप है, अब बात रही उसके साइज की, तो ये अलग अलग साइज में प्रयोग की जाती है। जैसे हम अपने फ्रिज में करते हैं तो 0.22 या 0.23 mm का ये कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं, या ऐसे 36 नंबर का भी हम यूज करते हैं फ्रिज में। अभी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो इसकी साइज थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो 0.22 या 0.23 या 0.36 इन नंबरों के हम कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं। ये इसकी साइज की बात है। और ये जो हमने साइज लिखा ना, ये फ्रिज की साइज है, समझिएगा, ये फ्रिज में लगने वाली साइज है। यानी कि फ्रिज में जो कैपिलरी ट्यूब लगती है, जो पतली सी पाइप लगती है, उसकी साइज क्या है, तो उसकी मोटाई की बात हो रही है कि 0.22 mm होगी, या फिर 0.23 mm होगी, या इस टाइम 0.36 mm के भी कैपिलरी ट्यूब यूज किया जा रहा है। अब देखिए, ये तो इसकी साइज में मोटाई की बात है। इसकी लंबाई की बात भी समझिए, इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 12 फीट होती है। 8 से 12 फीट मतलब समझ गए ना, 5 फीट की तो फ्रिज होती है, अब 12 फीट की कैपिलरी लग जाती है। ध्यान आ रहा है, 5 फीट की ज्यादा 4 फीट 5 फीट की हमारी फ्रिज होती है ना, अब 12 फीट की उसमें कैपिलरी ट्यूब लग जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि कैपिलरी ट्यूब फ्रिज की लंबाई से भी अधिक हो गई।
तो कैसे लगेगी, उसको क्या करते हैं, जहां भी लगती है ऐसे ऐसे गोलियां आके लगती है, गोला बना के लगती है, मतलब कम जगह में उसको एडजस्ट कर लिया जाता है मोड़ मोड़ के, लेकिन लंबाई लगभग वही होनी चाहिए 10 से 12 फीट। 8 से 12 फीट बीच में होता है हमारा, तो 10 फीट का ही ज्यादा यूज करते हैं। 8 से 12 फीट लंबी कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं, समझ गए ना, कि 8 फीट से ज्यादा अब 12 फीट तक कैपिलरी ट्यूब यूज किया जाता है। इसकी साइज की बात है, ये फ्रिज की बात है। अब देखिए एसी की अगर बात करें तो जो इसकी साइज होती है मोटाई वो 0.54 मतलब 54 mm में है सब, और उसके बाद 0.60 मतलब 60, और उसके बाद देखिए 60 डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, जीरो के बाद वाली संख्या 1 से कम होती है। अच्छा 0.64 mm ये हमारे हैं एसी के तीनों साइज की पाइप। अब इसके अलावा ये उसकी मोटाई की बात है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 30 से 36 इंच, 30 से 36 इंच। अब देखिए इसकी ये जो भी लंबाई है कहीं ना कहीं फ्रिज से बहुत कम है तो 8 से 12 फीट है ना, 30 से 36 का मतलब 30 का मतलब 2.5 फीट हो गया, 1 फीट में 12 इंच होता है ना हमारा, तो 12 दूनी 24 2 फीट, और उसके बाद 30 है तो 2.5 फीट, 2.5 फीट से 3 फीट, 2.5 फीट से 3 फीट के बीच में ये कैपिलरी ट्यूब हम यूज करते हैं। 2.5 फीट से 3 फीट के बीच में कैपिलरी ट्यूब की लंबाई का हम यूज एसी में करते हैं, विंडो एसी वगैरह में करते हैं। तो ये लंबाई की बात हो गई। कैपिलरी ट्यूब क्या कार्य करती है, प्रेशर को कंट्रोल करती है, और इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, तो फ्रिज में लगने वाली कैपिलरी ट्यूब की लंबाई 0.22 या 0.23 mm होता है, और एसी में लगने वाली कैपिलरी ट्यूब की साइज होती है 0.54 mm, 0.60 mm या 0.64 mm एसी में लगता है। लंबाई की बात करें तो जो फ्रिज में लगता है वो 8 से 12 फीट यानी बहुत लंबी कैपिलरी ट्यूब लगती है, एसी में 30 से 36 इंच लगती है, मतलब 2.5 से 3 फीट के अंदर की कैपिलरी ट्यूब लगती है, ज्यादा बड़ी कैपिलरी ट्यूब एसी में नहीं लगती है। अब देखिए कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग कहां किया जाता है, हमने वो बता ही दिया साइज में। अब इसके बाद अगला पार्ट हमारा एवापोरेटर, अगला हमारा है एवापोरेटर। ये एवापोरेटर क्या होता है यार, एवापोरेटर ही तो ठंडा करता है, जिसको लोग गांव में फ्रीजर वगैरह के नाम से बोलते हैं ना, फ्रिज को खोलते हैं, दरवाजा जैसे ही खोलते हैं सबसे ऊपर का जो भाग होता है जिसमें पानी वगैरह रखते हैं बर्फ बनाने के लिए, तो वो होता है एवापोरेटर। मतलब समझिए जो ठंडा करता है, जो मेन है वो, उसका नाम है एवापोरेटर। एवापोरेटर के कार्य की बात करें तो एवापोरेटर का कार्य होता है कुल मिला के ठंडा करना। सिंपल सी अगर बातों में बोले तो ठंडा करना होता है, बड़ी बातों में बोले तो एवापोरेटर का कार्य होता है किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींच के, मतलब कोई वस्तु यानी कोई सामान हो या कोई स्थान हो यानी कोई जगह हो, वहां की गर्मी को खींच के और वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है, उसे हम बोलते हैं एवापोरेटर। यानी एवापोरेटर का कार्य किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है, उसे हम बोलते हैं एवापोरेटर। ये इसका कार्य होता है, कहीं की गर्मी हो या वस्तु हो या स्थान हो, वहां की गर्मी को खींचकर और वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है, उसे हम बोलते हैं क्या, एवापोरेटर। एवापोरेटर का कार्य समझ में आ गया। एवापोरेटर के प्रकार को समझते हैं। तो देखिए हमारा जो एवापोरेटर होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा है क्वाइल टाइप एवापोरेटर। अगर उसके प्रकारों की बात करें, कार्य तो समझ में आ गया कि एवापोरेटर का कार्य होता है किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींच के वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है। और ये एवापोरेटर हमारे प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के हैं, जिसमें एक हमारा क्वाइल टाइप एवापोरेटर, क्वाइल टाइप एवापोरेटर, दूसरा हमारा फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर, और तीसरा होता है हमारा प्लेट टाइप एवापोरेटर। अब समझिए कि क्वाइल टाइप और प्लेट टाइप ये दोनों फ्रिज में प्रयोग किए जाते हैं। अब समझिए जैसे कोई एवापोरेटर जो होता है ना, हमारा क्वाइल टाइप एवापोरेटर कैसा होता है, क्वाइल मतलब पाइप, और पाइपें जो होती है कुछ एवापोरेटर ऐसे होते हैं हमारे, जैसे देखिए ये हमारा प्लेट है, कोई पहला हमारा क्या है, क्वाइल टाइप है ना, ये हमारा कोई प्लेट है। इस प्लेट पे अगर पाइपें ऐसे चिपका दी जाए, ये पाइप है, इसमें गैस का संचार होगा, मतलब पाइप को हम ऐसे पकड़ पा रहे हैं ना कि हाँ ये पाइप है, तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा होता है क्वाइल टाइप एवापोरेटर। मतलब जिसकी पाइपों को हम पकड़ सकें वो क्वाइल टाइप एवापोरेटर होता है, और जिसकी पाइपों को हम नहीं पकड़ सकते हैं वो प्लेट टाइप एवापोरेटर होता है। जो प्लेट टाइप एवापोरेटर होता है ना, वो देखने में कैसा होता है, जैसे ये प्लेट है, ये अगर अलग बाहर पाइपें हैं तो क्वाइल टाइप हो गए, अगर ये पाइप अंदर है मतलब ऐसे देखिए थोड़ा सा ये उभरा हुआ पार्ट महसूस होगा कि हाँ यहाँ से यार कुछ गया है,
मतलब समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ अंदर होगा, इसकी पाइपों का आप ऐसे करके पकड़ नहीं सकते, लेकिन अभी बाहर लगाओ तो पकड़ सकते हैं। तो जिसमें बाहर लगा उसे हम बोलते हैं क्वाइल टाइप, और जिसमें प्लेट के अंदर लगा हो उसको हम बोलते हैं प्लेट टाइप। अब समझिए, जो प्लेट के अंदर लगता है ना जब, तो इसके अंदर पाइप होती ही नहीं, इस प्लेटवा को ही फुला दिया जाता है, इधर फुला दिया जाता है, इधर मतलब भाई पाइपिया बचा लिया जाता है। पाइप बचाने के लिए हम यहाँ पे प्लेट टाइप यूज कर रहे हैं। और अब के समय में जितने एवापोरेटर आ रहे हैं सब प्लेट टाइप लगाए जा रहे हैं। क्वाइल टाइप का जमाना खत्म हो गया। ये जो क्वाइल टाइप है जिसकी पाइपें बाहर से हम पकड़ सकते हैं उसका जमाना खत्म हो गया, वो अब बहुत कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है प्लेट टाइप का मतलब क्या हुआ, उस पाइपिया को थोड़ा सा फुला दिया जाता है कि हाँ यहाँ से गैस घूमेगी, जगह बना दिया जाता है। इसमें क्या होता है, लीकेज उकेज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, कि इसके अंदर पाइप तो है ही नहीं। इसको जो बॉडी है जितना फुला है वही फुला है, इसके अंदर पाइप नहीं होती है। तो वो होता है हमारा कि प्लेट टाइप एवापोरेटर, यानी एक प्लेट के अंदर पाइपें घूम रही हैं तो प्लेट टाइप है। और क्वाइल टाइप कौन सा है, एक जिसका क्वाइल हमें बाहर से देखने में मिल जा रहा है। अब देखिए ये तीसरे नंबर पे हमारा फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर। फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर, फिन्स और ट्यूब से मिलकर बना हुआ एवापोरेटर फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर होता है। जैसे अभी आपने कंडेंसर में पढ़ा फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर, मतलब इसमें फिन्स और ट्यूब लगे होते हैं। ट्यूब का मतलब होता है पाइप। इसकी बनावट देखिए कुछ ऐसी होती है, यहाँ से गैस एक पाइप निकलती है, यहाँ दूसरी पाइप, अब ये गैस इसमें से घूम घूम के यहाँ निकल जाती है। इसके ऊपर ऐसे फिन्स बने होते हैं, मतलब ये भी एवापोरेटर है और इसका प्रयोग एसी में किया जाता है। ये जो हमारा फिन्स ट्यूब टाइप है ये एसी में लगता है। ये क्वाइल टाइप वाला जो हमारा ये फ्रिज में लगता है, और ये जो क्वाइल टाइप वाला वाटर कूलर में भी लगता है। अब देखिए वाटर कूलर को समझता है, वाटर कूलर का मतलब समझिए जो पानी को ठंडा करता है। तो उसमें भी बाल्टी है, एक बाल्टी ले लीजिए, अब बाल्टी के किनारे किनारे पाइप लपेट दीजिए, तो वो जो एवापोरेटर बनेगा वो क्वाइल टाइप एवापोरेटर बनेगा। समझ रहे हैं ना, मतलब पाइपें अलग से लपेटी गई है ना, तो वो क्वाइल टाइप एवापोरेटर होता है। तो जो हमारे वाटर कूलर होते हैं आज भी उसमें क्वाइल टाइप एवापोरेटर यूज किया जाता है। जो हमारा डीप फ्रीजर होता है, जो बक्सा की तरह होता है ना, मिठाई की दुकान वाले रखते हैं, उसमें भी क्वाइल टाइप एवापोरेटर लगता है। ये प्लेट टाइप एवापोरेटर फ्रिज में प्रयोग किया जाता है, और ये हमारा फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर एसी में प्रयोग किया जाता है। ये इसका कार्य हो गया कि गैस को ये क्या करता है कि ये ठंडा करने का काम करता है, और इसका प्रकार हो गया हमारा ये क्वाइल टाइप, फिन्स टाइप और प्लेट टाइप, और इसका प्रयोग हमने बता दिया किसका कहां पे किया जाता है। तो ये हमने बेसिक से समझा। ये मत समझिएगा कि अगर ये नहीं समझ में आया तो फ्रिज नहीं समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ये थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन हो सकता है कि आप इसको दोबारा से समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर आपने हमारी ई बुक नहीं ली है तो ई बुक ले लीजिए अभी भी, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक भी मिल जाएगा, जिनको अगर ई बुक नहीं मिली है तो वो ले सकते हैं। तो ई बुक का मतलब हमने पीडीएफ फाइल दे दिया है, जहां से ये सारे टॉपिक आपको स्टेप बाय स्टेप सीरियल से मिलते जाएंगे। जैसे नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसी तरह से हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये सारे सिस्टम काम करते हैं। किसी भी प्रकार का अगर सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं 95 111 41 990। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है MI टेक्निकल ब्लॉग नाम से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।